ऐसा इस बच्चे को क्यों हुआ। नंबर 2, इसको हुआ, अब मैं क्या करूं। नंबर 3, डायग्नोसिस हो गया है, इसका ट्रीटमेंट इलाज शुरू हो गया है, अब कितने वक्त के लिए इसको ट्रीटमेंट देना है, कौन सा ट्रीटमेंट दूं, डॉक्टर्स कौन सा दवाई आपके लिए इस्तेमाल करें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सवाल ये था कि ऐसा क्यों हुआ। शायद किसी को मालूम भी नहीं होगा, हमारे हिसाब से इंडिया में 47% चांस है कि किसी मरीज़ का आंसर मिले, यानी कि 50% लोगों में आंसर हम लोग को नहीं मिलता है, बावजूद इसके कि हम टेस्ट करें। ये कारण ये है क्योंकि मैं इसको खेल कहूँगा, क्लॉटिंग के इस खेल में इतने सारे प्रोटीन्स हैं, हमें सब नहीं मालूम। और मैं यहाँ खड़ा होकर आपको नहीं कहने वाला हूँ कि मुझे सब कुछ मालूम है। ऐसे इतने सारे प्रोटीन्स जो हम लोगों को मालूम नहीं, पर जिनके बारे में जानकारी हासिल है और जिनके लिए हमारे पास टेस्ट है, हम टेस्ट ज़रूर करेंगे। अब दुविधा मन में ये होती है कि अगर हमने टेस्ट किए भी तो क्या हमारा इलाज अलग होने वाला है? शायद नहीं। और ये दुविधा हमारे मन में होती है क्योंकि ऑलरेडी बच्चा एडमिटेड है, काफ़ी खर्चा हो चुका है डायग्नोसिस में, आगे ट्रीटमेंट में भी होने वाला है। उसके ऊपर इन टेस्टों में आपका कम से कम 20 से लेकर 25,000 का खर्चा होने वाला है। पर अगर आपने पूछा करना चाहिए, मैं कहूँगा हाँ, एंड मैं कहूँगा ना भी। ना क्योंकि मैं ट्रीटमेंट बदल लेने वाला, हाँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और कोई सदस्य है घर में जिसमें यही प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हम लोग आगे बचा सकते हैं। क्योंकि ये थ्रोम्बोफिलिक स्टेट है, इसमें टेंडेंसी होती है क्लॉटिंग की, और हो सकता है ये माताजी या पिताजी में से बच्चों में आ गया है, और एक बच्चे में या दूसरे बच्चे में भी आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है बटक्यारी ना हो, कोई और प्रॉब्लम हो, कहीं और गांठ हो। उस हिसाब से टेस्ट करने में कभी कभी फ़ायदा होता है। पर मैं दोबारा कहूँगा, 50% लोगों में इन सब टेस्ट करने के बाद भी आंसर नहीं मिलेगा। तो लोग कहते हैं आपने इतना खर्चा किया और टेस्ट का आंसर नहीं मिला। इसके लिए हम लोग पहले ही बताते हैं कि आप टेस्ट करना चाहते हो, खर्चा उठाना चाहते हो तो ठीक है, वरना मुझे कोई टेस्ट नहीं चाहिए। पर हाल ही में यूएस में एक टेस्ट आया था अबाउट 5 years ago, जिसका नाम है JAK2 म्यूटेशन। JAK2 म्यूटेशन ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट्स में पॉजिटिव आ रहा है स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन, यानी कि इंटेस्टिनल सर्कुलेशन में। पर वो भी पॉजिटिव आया तो भी हमारी ट्रीटमेंट बदलने नहीं वाली है। तो कारण जैसे वक्त आगे जाएगा और भी कारण अपने को मिलते जाएंगे, पर उसका ट्रीटमेंट शायद बदलेगा नहीं। नंबर 2, एक बार डायग्नोस हो गया, अब मैं ट्रीटमेंट कैसे करूं। इमीडिएट अर्ली ट्रीटमेंट डॉक्टर आभा नागराल ने आपको बताया है। इंटरवेंशनल जो डॉक्टर्स होते हैं वो खून की नली जो है वो खोलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्टेंट हो, बलून हो, टिप्स हो, जो भी हो, खोलने की कोशिश करते हैं। तो फिर मेरी वैल्यू क्या है? खोलने के बाद भी हो सकता है दोबारा क्लॉट हो। जो स्टेंट है रिस्क कम है, पर वो भी ब्लॉक हो सकता है। तो इसका मतलब है वेन को खोलने के बाद भी, ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उस लिवर को खून का बहाव मिलना चाहिए। इसके लिए खून का पतला रहना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड थिनर्स तो लगेगा ही। अब 3 तरह के ब्लड थिनर्स हैं हमारे पास, इंजेक्शंस और 2 तरह की गोलियां। इंजेक्शंस हेपेरिन कहा जाता है, जो खून को पतला बनाता है, सबको पहले दिया जाता है क्योंकि वो फास्ट एक्टिंग है। पर ये इंजेक्शन है, बच्चे नहीं चाहेंगे, माताजी पिताजी भी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहता है, डॉक्टर्स को पूछो वो भी नहीं चाहेंगे। तो कुछ एक सब्स्टिट्यूट चाहिए जो इंजेक्शन के बदले में उतनी ही अच्छी तरह से काम करे, पर ओरल हो। है हमारे पास वारफरिन और एसिट्रॉम नाम की 2 दवाइयाँ हैं। प्रॉब्लम इसका ऐसा है कि इन 2 गोलियों के साथ खून तो पतला रहेगा, पर इसमें फ्लक्चुएशन, यानी कि खून का पतला होना या गाढ़ा होना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो बार बार बच्चे का INR नाम का एक टेस्ट करना पड़ता है, जिससे पता चले कि ये खून सही तरह से पतला है या नहीं। अब खून कितना सही पतला होना चाहिए? आपका और मेरा ब्लड यूनिटी है, 1, ना गाढ़ा ना पतला। हमें इन बच्चों का या कोई भी मरीज जिसको क्लॉट है उसका INR यानी कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो एक टेस्ट है खास, 2 से 3 गुना
पतला रखना पड़ेगा, यानी कि INR 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। 2 के नीचे रहा तो खून की गांठ दोबारा हो सकती है, 3 के ऊपर गया तो खून का बहाव हो सकता है। ये विंडो बहुत टाइट है। और ज़्यादातर आप पूछो किसी को, अपने आप से भी पूछो, कि ये हमेशा टेंशन रहता है कि मेरा INR ज़्यादा है या कम है। कोई बाहर हॉलिडे में जाना चाहता है या बिज़नेस के लिए बाहर जाना चाहता है, अभी बच्चों में कहीं उसको लेके जाने का है तो टेस्ट कौन करेगा, कहाँ पर होने वाला है, गोली कब दूँ। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप गोली नहीं दे पा रहे हो। हर रोज़ ये गोली नहीं पड़ती शाम को 6 बजे। हम क्यों कहते हैं शाम को 6 बजे लो? क्योंकि शाम का 6 ऐसा वक्त है जहाँ पर बच्चे ने चाय या दूध जो है वो पी लिया होता है, और डिनर यूजुअली रात का खाना 8 साढ़े 8 के करीब होता है। यानी कि 6 ऐसा वक्त है जहाँ पर आप गोली लोगे तो वो गोली पूरी तरह से अंदर हजम हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके साथ आपको कुछ लेना नहीं है जो गोली का असर कम करे। क्यों? क्योंकि आप गोली ले रहे हो, बच्चे को गोली दे रहे हो, उसका असर आ रहा है कि नहीं हमें नहीं मालूम, वो तो टेस्ट करने पे ही पता चलता है। जब इंजेक्शन देते हैं हमको मालूम है कि इंजेक्शन हमने दिया है, स्किन के नीचे दिया है, और वो बाकायदा अंदर ब्लड के अंदर जाने ही वाला है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। पर गोलियाँ एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके लिए वक्त सही होना चाहिए, सेम टाइम। अगर आप सुबह 10 बजे देना चाहते हो तो वही वक्त रखना चाहिए हर रोज़। आज के ज़माने में नए दवाइयाँ आए हैं जिसका कहा जाता है न्यूअर ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। 3 आए हैं, तीनों महंगे हैं, पर उनमें कुछ फ़ायदे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फ़ायदे ये हैं कि इनमें ब्लड टेस्ट बार बार करना नहीं पड़ता है। नंबर 2, इनका और खून की कुछ आइटम्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वारफरिन में हम लोग कहते हैं कि हरी सब्जियां कम खाइए। हरी सब्जियां जो पत्ते वाली हो, पालक, मेथी, पत्ता गोभी, ये 3 जो है, बंद गोभी जिसको कहते हैं, ये 3 जो है उसमें विटामिन के ज़्यादा होता है। ब्रोकोली जो चाइनीज़ टाइप ऑफ फ्लावर होता है, तो उनमें विटामिन के ज़्यादा होने की वजह से उसका और वारफरिन का इफेक्ट नेगेट हो जाता है। ऐसे में आप गोली तो ले रहे हो, दे रहे हो बच्चे को, पर उसका असर नहीं आ रहा है क्योंकि वो गोली का असर चला जा रहा है। तो इन नए गोलियों में खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, बार बार ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 3 ये है कि इसका डोज जो है वो फिक्स्ड है, तो डोज एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। जब कोई बच्चा वारफरिन ले रहा है तो बार बार डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ता है कि ये INR हुआ है, अभी मैं क्या करूं? क्या मुझे चेंज करना पड़ेगा गोली? डोज बढ़ाऊं, कम करूं? INR सही है, आपने इस लैब में किया है, उस लैब में किया है, ये सही है, वो गलत है, अलग लैब में टेस्ट कराऊं दोबारा? इसमें बच्चा परेशान हो जाता है। तो वारफरिन के फ़ायदे ज़रूर है, और मैं कहूँगा सस्ता, बढ़िया, मजबूत इससे और कोई दवाई आपको नहीं मिलेगी, वारफरिन या हेपरिन। पर उसके साथ जो खर्चा होता है, जो टेंशन हमेशा रहता है, जो खाना नहीं खाना है, वो कभी कभी बच्चा उब जाता है उसमें से। इन नई गोलियों का एक प्रॉब्लम है और वो है कॉस्ट। नंबर 2, जो मेरे हिसाब से साइंटिफिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइंटिफिक मीटिंग है, तो साइंटिफिक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इन बच्चों में इन गोलियों का असर का ट्रायल नहीं हुआ है। ये एक स्पेशल सिचुएशन है, तो ये गोली इन बच्चों को नहीं दी गई है, तो कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएगा इसको। प्लस इन बच्चों का वज़न इतना कम है कि इनको हम लोग दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रायल में एक खास वज़न के ऊपर ही दिया गया था इन गोलियों को। तो नए ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो है वो इन बच्चों को हम लोग नहीं दे सकते। तो बात सिर्फ रह गई अभी वारफरिन या एसिट्रोम, दोनों बहनें हैं, वैसा ही काम करती है। आप वारफरिन लो या एसिट्रोम लो, रियली नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। अब तीसरा सवाल ये है कि कितने वक्त के लिए लेना है। जैसे डॉक्टर आभा नागराल ने कहा कि दोबारा खून की गांठ हो सकती है, पहले बार क्यों हुई थी आपको नहीं मालूम, दूसरी बार कब होने वाली है आपको नहीं मालूम। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म, टू बी रेड एज लाइफ लॉन्ग, वारफरिन लेना ज़रूरी है। INR टेस्ट करते रहिए एंड वी विल बी एबल टू मेक आउट कि खून सही तरह से पतला है या नहीं। टेस्ट के बारे में मैं ये कहूँगा कि INR टेस्टिंग जो है, जो हम लोग वारफरिन के लिए करते हैं, आजकल एक मशीन आई हुई है जो एक फिंगर प्रिक से हम लोग INR टेस्ट कर सकते हैं। इस मशीन का खर्चा कुछ 30,000 रुपया है, पर अगर आप देखो लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करनी है तो ये स्ट्रिप का कॉस्ट 8,000 रुपीज़ है।
मशीन का कॉस्ट 30,000 है, बट आई एम श्योर कंपनी से बात करके निगोशिएट हो सकता है। तो एक स्मॉल प्रिक से हम लोग INR जांच कर सकते हैं, और मुझे लगता है बच्चों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है या थ्रू द चिल्ड्रंस लिवर फाउंडेशन अगर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो हो सकता है ये मशीन और भी सस्ता आपको मिल जाएगा। ये मैंने अभी सोचा है, आई डोंट थिंक मैंने चिल्ड्रंस लिवर फाउंडेशन से बात नहीं की है। ये अभी खड़े खड़े मैं सोच रहा हूँ अभी कि कोई एक वाया मीडिया हो, कोई एजेस हो जिससे ये बात आप छेड़ सकते हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा फ़ायदा हो इसमें से। लास्ट पॉइंट ये है कि वारफरिन और एसिट्रोन तो लेना तय है, तो इसमें कुछ काउंसलिंग होता है, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। नंबर 1, आप वक्त मत बदलो, एक ही वक्त पे रखो, या तो सुबह 10 या तो शाम को 6 बजे, जैसे आप चाहे। एक बार वो टाइमिंग फिक्स हो गया तो आप चेंज मत करो। नंबर 2, खाने पे ध्यान दो, खाना चेंज मत करो। नंबर 3, कोई नई दवाई ले रहे हो तो डॉक्टर को बताओ कि मेरा बच्चा वारफरिन या एसिट्रोम ले रहा है। आप ऐसी गोली मत दो जिससे वारफरिन के ऊपर या एसिट्रोम के ऊपर असर आ जाए। कुछ गोलियां ऐसी है कि वारफरिन का असर बढ़ाती है, INR बढ़ता है और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। कुछ गोलियां ऐसी है उल्टा INR को गिराती है, खास करके जो सर्दी की दवाइयाँ हैं। अब बच्चों में तो सर्दी कॉमन है, तो जो एंटी हिस्टामिनिक्स कहा जाता है सर्दी के लिए जो दवाई है, उससे INR तुरंत घटता है और आपको लगता है कि आप गोली दे रहे हो, पर उन 3-4 दिनों में एक्चुअली वारफरिन काम नहीं कर रहा है। ऐसे में खून की घाट दोबारा हो सकती है और आपको पूरा वापस चक्कर शुरू करना पड़ेगा। नंबर 4, डॉक्टर को कहो कि मेरे बच्चे को वारफरिन चालू है तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी कि कमर में या हाथ में, स्किन के नीचे चलेगा, यानी कि सबक्यूटेनियस, पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपने ध्यान में रखा तो जनरली मैंने देखा है कि वारफरिन एक बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट है, और अपने देश के लिए ये बहुत ही, मैंने कहा, सस्ता, बढ़िया, मजबूत है, और अपने देश के लिए सबसे अच्छा है ये। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बगैर जाने पहचाने डोजेज चेंज करते हैं और फिर खामखा वो दवाई पे इल्ज़ाम जाता है। पर अगर हमने बाकी के सारे वेरिएबल्स सही रखे तो ये गोली बढ़िया काम करती है, और अगर 80% ये दवाई काम करेगी ना, तो दोबारा गांठ होने की संभावना बहुत ही कम है। तो मैं यहाँ पर रुकूंगा, और कुछ सवाल होगा तो व्हेन डॉक्टर आबा नागराल कहेंगे तब हम लोग पैनल में क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अब ये सेशन आपका है। मिसेस मात्रे, कुछ पेशेंट्स जो भी आके यहाँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहे वो आ सकते हैं। मिसेस मात्रे ने वॉलंटियर किया है तो हम उन्हें पहले बुलाएंगे। आप में से जो भी बात करना चाहे बात कर सकते हैं। सवाल जो आपको पूछने हैं वो आप पैनल डिस्कशन के लिए रखिए, लेकिन अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बात करनी है तो ज़रूर आइए और फिर यहाँ इस सेशन में बात करिए। आइए।